हेलो। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एसिडिक रेडिकल्स पार्ट 4। सौरभ मक्तिबोध आपका इंस्ट्रक्टर। इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कुछ खास चीज़ों की जिसको बारे में हम इंटरफेरिंग रेडिकल्स के रूप में जानते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, वो जो स्कीम को इंटरफियर करे, उसको ख़राब करे, अर्थात बेसिक रेडिकल्स की स्कीम को जो डिस्टर्ब करता है वो इंटरफेरिंग रेडिकल्स है। So here we are going to understand the identification of those radicals which interfere in the qualitative scheme of analysis, and obviously we'll talking about some reactions involved here. तो मैं कहना चाहूँगा कि scheme of qualitative analysis does not always go the way we want. There are naughty acid radicals which do not allow this to happen. कुछ रेडिकल्स ऐसे होते हैं जो हमेशा अपनी चाह अनुसार जो स्कीम बनाई गई है उस स्कीम को पालन नहीं करने देते हैं, और इसलिए पहले उनको जान के, उनको पहचान के, उनको हटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम उस स्कीम को फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूं। याद रखिए, जब आप प्रैक्टिकल्स कर रहे हों तो आपका जो रिमूवल करने का तरीका होगा, सबसे पहले आप ऑक्सलेट रिमूव करें, फिर टाटारेट, उसके बाद बोरेट, उसके बाद फ्लोराइड, उसके बाद सिलिकेट और उसके बाद फॉस्फेट। तो इसी क्रम में अगर हम रेडिकल्स को रिमूव करें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि सिस्टमेटिक एनालिसिस को हम आगे बढ़ा पाएं। अभी हमने पहले पढ़ा था कि कई प्रकार से एसिडिक रेडिकल्स को क्लासिफाई किया जा चुका है, जिसमें सबसे पहला स्कीम थी कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के अगेंस्ट रिएक्शंस को देखते थे और प्रिलिमिनरी टेस्ट के आधार पर आइडेंटिफिकेशन करते थे। दूसरी स्कीम में हमने देखा था कि हमने रेडिकल्स को बेरियम या सिल्वर सॉल्ट के साथ उनकी प्रेसिपिटेशन की टेंडेंसी के आधार पर रेडिकल्स को ग्रुप किया था। तीसरी स्कीम में हम रेडिकल्स को उनकी रिडॉक्स प्रॉपर्टीज अथवा ऑक्सीकारक और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके आधार पर ग्रुप किया था। तो ये तो कई प्रकार की ग्रुपिंग है हमारे सिस्टम के अंदर, लेकिन हम आज जो बात करने वाले हैं वो खास मुद्दा है इंटरफेरिंग रेडिकल्स के बारे में, व्यतिकारी मूलक के बारे में, जो मूलक, जो रेडिकल्स हमारी स्कीम को तकलीफ देते हैं, इंटरफियर करते हैं। नाउ द इंटरफेरिंग रेडिकल्स आर दोज which interfere in the scheme, and the radicals which are known, the naughty radicals which are known as oxalate, tartarate, fluoride, borate and phosphate, ये ऐसे एनायनिक रेडिकल्स हैं जो स्कीम को नुकसान पहुंचाते हैं अगर हम प्रैक्टिकल वर्क करें तो। लेकिन ये नुकसान पहुंचाते हैं थर्ड ग्रुप से, क्योंकि सेकेंड ग्रुप तक मामला एसिडिक ग्रुप एसिडिक है, और चूंकि वो एसिडिक है तो वहाँ वो जो भी एसिड बनता है वो अनआयनाइज्ड रहता है। हालांकि यदि हम थर्ड ग्रुप की बात करें तो वहाँ अल्कलाइन या अमोनिकल मीडियम होने के कारण इंटरफेरेंस चालू हो जाता है। सो दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ थर्ड ग्रुप रिएजेंट और रेडिकल्स इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और उससे होता ही है कि दिस लीड्स टू इनकम्प्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ थर्ड ग्रुप कैटायंस एंड कॉज इमैच्योर प्रेसिपिटेशन ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ ग्रुप कैटायंस इन अल्कलाइन मीडियम। अगर इन रेडिकल्स को हटाया नहीं जाए तो थर्ड ग्रुप के रेडिकल्स इमैच्योर रूप से कम या ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होंगे, और ये भी हो सकता है कि चौथे और पांचवें ग्रुप के रेडिकल्स यहीं प्रेसिपिटेट हो जाएं। In acidic medium, this salt produces their corresponding acids. अगर ऑक्सिलेट होगा तो ऑक्सिलिक एसिड बनाएगा, फॉस्फेट होगा तो फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा, HF फ्लोराइड माइनस होगा तो HF या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनेगा, बोरेट होगा तो बोरिक एसिड बनेगा, टार्टरेट होगा तो टार्टरिक एसिड बनेगा। अगर मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्ट है बेरियम ऑक्सिलेट, और बेरियम ऑक्सिलेट अगर एसिडिक मीडियम में रहा तो वो ऑक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। अब ये ऑक्सिलिक एसिड एसिडिक मीडियम में चूंकि एक वीक एसिड है, अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहता है, इसलिए इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इट इज देयर इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इट विल रिमेन एन ऑक्सिलिक एसिड, नॉट एन ऑक्सिलेट आयन। So these interfering acid radicals are weak acids, so they do not dissociate completely and remain soluble in their unionized form. The next thing is the ionic product of oxalate and barium does not exceed the solubility product of barium oxalate, which is why barium 2+ remains in solution as a barium oxalate.
So this decreases the concentration of H plus ions, which shifts the equilibrium of dissociation of interfering acid forward and increases the concentration of oxalate. Alkaline medium में oxalate का concentration बढ़ जाएगा. Thus, the ionic product of oxalate and barium exceeds the solubility product of barium oxalate, and barium 2 plus gets precipitated in the third group, which actually belongs to the fifth group. अब होता यह है कि ऑक्सलेट जैसे कोई रेडिकल है, उनके कैल्शियम बेरियम इनसे बहुत अच्छी दोस्ती है, जैसे फॉस्फेट की आयरन से बहुत अच्छी दोस्ती है. तो थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेशन अगर इनका आयंस का मिल जाता है तो उनका प्रेसिपिटेशन उसी जगह हो जाता है और उसके कारण हम इस स्कीम को आगे फॉलो नहीं कर पाते. जैसे ऑक्सलेट यदि रहा तो ऑक्सलेट बेरियम को जो पांचवें ग्रुप का रेडिकल है उसको थर्ड ग्रुप में ही प्रेसिपिटेट कर देगा. तो अति आवश्यक है कि हम इन ऑक्सलेट को पहचानें और इनको रिमूव करें. तो जो रेडिकल्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो है ऑक्सलेट, टार्टरेट, then borate, fluoride, silicate, and then phosphate. These are general anionic radicals which interfere the scheme of qualitative analysis. Let's try to understand their properties and the test one by one. If we talk about the oxalate first, the oxalate है oxalic acid COOH से बनता है और इसकी टेस्ट अगर हम इसको कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है. पहले अगर ऑक्सलेट है, कोई सॉल्ट है, तो वो ऑक्सलिक एसिड बनाएगा. सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी खींचेगा. तो पानी खींचेगा तो H2O, CO2 और CO तीन स्पीशीज बनेंगी. इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की एक खासियत है कि अगर उसको टेस्ट ट्यूब के फ्लेम को इंट्रोड्यूस किया जाए, टेस्ट ट्यूब के माउथ को फ्लेम में इंट्रोड्यूस किया जाए तो वो नीले रंग की फ्लेम से चलती है. तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लाइम वाटर में प्रोवाइड करेंगे तो वो तो मिल्की हो जाएगा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लू फ्लेम से चलेगी. तो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड को पहचान सकते हैं उसके इस स्वभाव से कि वो लाइम वाटर को मिल्की करे, और कार्बन मोनोऑक्साइड को पहचान सकते हैं इस स्वभाव से कि वो ब्लू फ्लेम से टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर जलेगी. तो एक जो डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन है ऑक्सलेट की विद सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी ऑब्वियस एंड वेरी कॉमन. You can see first oxalic acid is formed which dehydrates to CO, CO2 and H2. जैसे मैंने आपसे कहा कि कैल्शियम आयन के साथ ऑक्सलेट की बड़ी दोस्ती है. So when calcium oxalate is treated with dilute H2O4, it becomes soluble, and when the some oxalate ions is treated with calcium chloride, calcium oxalate के precipitate बनेंगे. कैल्शियम ऑक्सलेट के प्रेसिपिटेट जो हैं वो वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड में न घुलें, लेकिन वो डाइल्यूट H2O4 में घुल जाएंगे, और जब वो घुल जाएंगे तो वो ऑक्सलिक एसिड का निर्माण करेंगे. एंड वंस द ऑक्सलिक एसिड इज फॉर्म, वो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट वुड बी ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट विल ऑक्सीडाइज ऑक्सलिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर. इट्स नॉट ए डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन, इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, और इसलिए KMnO4 का जो पिंक पर्पल कलर है वो उड़ जाएगा. एंड दिस पिंक पर्पल कलर अगर उड़ जाता है तो हम ये कहेंगे कि ऑक्सलेट उपस्थित है. अगर हम टार्टरेट आयन की बात करें विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम टार्टर, दैट इज टार्टरिक एसिड which contains 2 hydroxy acids and 2 terminal COOH group. So tartarate salt when heated with concentrated sulfuric acid decomposes to give various products. कई प्रकार की प्रोडक्ट देता है जिसके अंदर इसके अलावा वन ऑफ देम इज कार्बन विच इम्पार्ट्स ब्लैक कलर. तो काले रंग का जो है वो हमको कार्बन का चूरा भी प्राप्त होता है. दिस कैन बी वन ऑफ द टेस्ट. कार्बन जो है अल्टीमेटली सल्फ्यूरिक एसिड, चूंकि एक स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करेगा. यदि हम बोरेट की बात करें, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि बहुत सुंदर ग्रीन फ्लेम से बोरेट का जो सॉल्ट है ट्राइथाइल बोरेट वो ग्रीन फ्लेम देता है फ्लेम टेस्ट के दौरान. तो ये लगाते कैसी टेस्ट है? टेस्ट लगाना बहुत आसान है. हमको करना क्या है कि पहले हम एक सॉल्ट लें, उसमें इथाइल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करें. इथाइल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड, यदि हम इसको इस तरीके से देखते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करने पर बोरेट सॉल्ट बोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, H3BO3 बनाता है, और दिस बोरिक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल. It forms an ester like triethyl borate, and this triethyl borate is an organic volatile substance, is a gas, and this is actually burning
विथ अ ग्रीन फ्लेम, यही ट्राइथाइल बोरेट ग्रीन फ्लेम से जलती है। अगर हम बात करें फ्लोराइड की, तो अगर कोई कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम फ्लोराइड जैसे कोई सल्फेट कोई सॉल्ट को सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग से रिएक्ट करवाया जाए, तो जो सबसे पहले हमको जो चीज़ मिलती है वो है HF। HF जो है वो एक एसिड है, मिनरल एसिड है। हालांकि एसिडिटी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका कोरोसिव नेचर बहुत ज़्यादा है। और ये ग्लास को भी ईज करता है, ग्लास को भी खा जाता है, ग्लास को पे दाग छोड़ता है। तो HF गैस जो उत्पन्न होती है वो उसके कोरोसिव नेचर के कारण ग्लास को इंटरैक्ट करती है, और ऐसी स्थिति में एक सब्सटेंस बनता है SiF4। So its corrosive action on glass gives a greasy appearance. When you talk about a test of silicate, silicate salt generally जो होता है वो, अगर हम फ्लोराइड की तर्ज पर हम बात करें कि चूंकि फ्लोराइड सिलिकेट को ईच कर जाता है, उसी प्रकार एक टेस्ट को अगर हम अप्लाई करें कि हम एक सॉल्ट लें, उसमें कैल्शियम फ्लोराइड मिलाएं और सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएं, तो सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम फ्लोराइड के कारण जो रिएक्शन होगी उसमें HF गैस फर्स्ट रिलीज होगी। HF जो लिक्विड है वो फर्स्ट रिलीज होगा। अब हम क्या करेंगे, एक मॉइस्ट ग्लास रॉड टेस्ट ट्यूब के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे एक वाइट वैक्सी डिपॉजिट होगा जो सिलिकेट को कंफर्म करेगा। तो कैल्शियम फ्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ HF दे रहा है, लेकिन सोडियम सिलिकेट के साथ HF जो है H2SiF6 हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिक एसिड और सिलिसिक एसिड दोनों बनाएगा, और ये दोनों वाइट डिपॉजिट देंगे, क्योंकि जैसे आपने पहली रिएक्शन में देखा SiF4 बनेगा। SiF4 वुड टेक गो टू SiF6 2 माइनस, क्योंकि सिलिकॉन अपने वैलेंस शेल को बढ़ा सकता है। SiF4 कैन गो टू SiF6 2 माइनस, एंड देन इट इज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इट गोज टू H2SiF6, so that confirms it. If you talk about the test of phosphate, there's a very peculiar reagent that in presence of concentrated nitric acid, एक बहुत खास reagent है, that's called ammonium molybdate। molybdenum का एक salt है, वो इसके साथ क्रिस्टलाइन कैनरी येलो पीले रंग के बहुत सुंदर प्रेसिपिटेट देता है, अवक्षेप देता है। और खास बात यह है कि द प्रेसिपिटेट इज soluble in ammonium hydroxide and sodium hydroxide. So the reaction is, you have phosphate salt and nitric acid, it gives H3PO, that is phosphoric acid, and the phosphoric acid reacts with ammonium molybdate NH4 whole twice MoO4, and it gives the yellow precipitates, canary yellow precipitates। कैनरी रंग का पक्षी है, उसके सुंदर पीले रंग का जो रंग है उसका, उससे अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट के हमको येलो प्रेसिपिटेट कंफर्म होते हैं, जो फॉस्फेट की पुष्टि होती है करता है, कैनरी येलो प्रेसिपिटेट। So that's all folks, thanks for watching this video, thanks again।